एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन। ये शब्द हैं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के टाइटल सॉन्ग का, जो अपने में एक सवाल कर रहा है कि आखिर भारत को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई। नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। 12 राज्यों से होकर गुजरते हुए करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी। यात्रियों की संख्या 119 है, जिसमें 28 महिलाएं हैं। सबसे युवा यात्री 2 हैं और दोनों ही अरुणाचल प्रदेश से हैं। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि भारतीय राजनीति में पद यात्राएं जन समर्थन जुटाने का सटीक जरिया रही हैं। आज़ादी के पहले का इतिहास देखें तो 1930 में महात्मा गांधी के दांडी मार्च ने पद यात्राओं की राजनीतिक शक्ति का पूरी दुनिया को एहसास करवाया था। और अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से बीजेपी देश में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। लेकिन इसके अलावा भी देश में कई पद यात्राएं निकाली गई हैं, और जब जहां पद यात्राएं निकाली गई हैं वहां की राजनीति ने करवट बदली और बड़ी उथल पुथल देखने को मिली। शायद यही कारण है कि कांग्रेस 2024 के आम चुनाव से पहले इस उम्मीद के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है ताकि जन समर्थन जुटाया जा सके और अपनी डूबती नैया को किसी तरह बचा सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कुछ पद यात्राओं की इतिहास याद दिलाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया के इस दौर में पद यात्रा कितना मायने रखती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दांडी मार्च की। अंग्रेजों द्वारा लागू नमक कानून के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव दांडी तक निकाली गई थी। दरअसल अंग्रेजी शासन में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। उन्हें इंग्लैंड से आने वाले नमक का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस नमक पर कई गुना टैक्स भी लगा दिया था। लेकिन नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, इसलिए इस टैक्स को हटाने के लिए गांधी ने ये मार्च शुरू किया था। लगभग 25 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये यात्रा दांडी पहुंची थी। दोस्तों, यूं तो इस दांडी मार्च के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज के इस वीडियो में इतना जान लीजिए कि इस दांडी मार्च के 3 बड़े नतीजे निकले। पहला, बॉम्बे साल्ट एक्ट की धारा 39 खत्म हुई, जो नमक बनाने के आरोपियों को घर में घुसकर तलाशी लेने की छूट देती थी। दूसरा, नमक बनाने पर 6 महीने जेल और भारी जुर्माना लगाने का कानून खत्म हुआ। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, इस यात्रा की वजह से राजनीतिक यात्राओं का पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो गया। तो ये थी देश में निकाली गई सबसे पहली पदयात्रा, जो आज़ादी से पहले निकाली गई थी। अब आप अगर सोच रहे हैं कि आज़ादी के बाद तो लाल कृष्ण आडवाणी का रथ यात्रा निकली थी, तो आप गलत हैं। इससे पहले मार्च 1982 को तेलुगु देशम पार्टी के गठन के बाद आंध्र प्रदेश में चैतन्य यात्रा निकाली गई थी, जो हैदराबाद से शुरू हुई होकर पूरे आंध्र प्रदेश का चक्कर लगाई थी। इसी यात्रा से तेलुगु सुपरस्टार एनटी रामाराव ने राजनीति में खुद को लॉन्च किया था। एनटी रामाराव द्वारा इस यात्रा को निकालने का कारण भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल 1982 में एक बार राजीव गांधी हैदराबाद आए थे। हवाई अड्डे पर उन्हें रिसीव करने सीएम टी अंजैया भी पहुंचे थे। भीड़ को देखकर राजीव गांधी बिफर गए और उन्होंने मुख्यमंत्री को लोगों के सामने ही खरी खोटी सुना दी।
इसे रामाराव ने आंध्र प्रदेश के स्वाभिमान से जोड़ दिया और नई पार्टी बनाकर पूरे राज्य में यात्राएं की। इस यात्रा ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। केवल 9 महीने में एनटी रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी को इतना जन समर्थन मिला कि जनवरी 1983 में हुए चुनाव में 294 में से 199 सीटों पर उनकी पार्टी को जीत मिली और तब से अब तक राज्य में 5 बार टीडीपी की सरकार बन चुकी है। उसके बाद नंबर आता है बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की। आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए रथ यात्रा की शुरुआत की। 9 राज्यों से होते हुए इस यात्रा ने 10,000 किलोमीटर की दूरी तय की। बीजेपी ने इस यात्रा के जरिए राम मंदिर अभियान को तेज कर दिया था। यात्रा का नतीजा ये निकला कि जब बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी के रथ यात्रा को रोककर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाले समस्तीपुर जिले के डीएम आर.के. सिंह थे। अभी वही आर.के. सिंह बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद विरोध में बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर वीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी। इस यात्रा से बीजेपी ने इतना जन समर्थन जुटा लिया कि 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 85 से बढ़कर 120 सीटें मिल गई थी। दोस्तों, यात्राएं अभी और भी बाकी है। एक बार फिर चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां वर्ष 2004 में सूखे की समस्या को लेकर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई थी। ये यात्रा 1500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए राज्य के 11 जिलों से होकर गुजरी थी। उस वक्त राज्य में 10 सालों से टीडीपी की सरकार थी और सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी थी। दूसरे यात्राओं की तरह इस यात्रा में भी रेड्डी को भरपूर जन समर्थन मिला और 2004 के विधानसभा चुनाव में 294 में से 185 सीटों पर जीत हासिल करके उनकी सरकार बनी। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उन्हें 94 सीटें ज्यादा मिली थी। टीडीपी के सामने लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गई कांग्रेस ने एक बार फिर से जन समर्थन हासिल कर लिया और सत्ता में लौट आई और इस पदयात्रा से रेड्डी मजदूरों के दिल में बस गए। अब नंबर आता है प्रज्ञा संकल्प यात्रा की। ये यात्रा भी आंध्र प्रदेश में ही 6 नवंबर 2017 को कडप्पा जिले से निकाली गई थी और 430 दिनों तक चली ये यात्रा 13 जिलों के 125 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए करीब 3648 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस यात्रा की अगुवाई की थी वाई.एस. शेखर रेड्डी के बेटे जगमोहन रेड्डी ने। दरअसल 2009 में हेलीकॉप्टर क्रैश में पिता वाई.एस. रेड्डी की मौत के बाद कांग्रेस ने जगमोहन को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी बनाई। राज्य में एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर जगमोहन ने यात्रा निकालने का फैसला लिया था। यात्रा के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 25 से 22 सीटों पर वाई.एस.आर. कांग्रेस की जीत हुई। वहीं विधानसभा की 175 में से 152 सीटें जीतकर उन्होंने राज्य में सरकार बनाई। मैंने आपको अब तक भारतीय राजनीति की 5 दिलचस्प यात्राओं के बारे में बताया। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर, यानी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है। इस यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हो रही है और 3500 किलोमीटर की दूरी तय करके 12 राज्यों और 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी। कांग्रेस पार्टी जन समर्थन जुटाने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह यात्रा कर रही है। कांग्रेस ने यात्रा के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला, केंद्र में एनडीए की सरकार के दौरान देश में बढ़ रहे आर्थिक असमानता के खिलाफ। दूसरा, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल और रंग के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव और अपराध के खिलाफ। और तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया था कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस सत्ता में लौट सकेगी। इस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए
आपको इन 3 बातों को समझना होगा। पहला, भारत जोड़ो यात्रा की टाइमिंग। भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय पे निकाली जा रही है जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में लोगों की नजरें यात्रा से ज्यादा चुनावी नतीजे पर टिकी होंगी। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा का रूट। भारत जोड़ो यात्रा देश के 4 बड़े राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल से न के बराबर होकर गुजरता है, जबकि इन राज्यों में कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है और लोकसभा में 176 सीटें इन्हीं 4 राज्यों से आती हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया का जमाना। 2 दशकों में राजनीतिक यात्राएं एक स्तर पर या राज्य स्तर पर तो सफल हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में पूरे देश की पैदल यात्रा कितनी सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, अगर यात्रा के साथ साथ पार्टी सोशल मीडिया पर भी आक्रामक रहती है तो इसके अच्छे नतीजे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद निकाले गई पद यात्राओं का इतिहास जो मैंने आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, मेरे चैनल में थैंक्स ऑप्शन भी शुरू हो गया है। थैंक्स बटन दबाकर आप मेरी मदद भी कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद मुझे चैनल को आगे बढ़ाने में बड़ा हौसला देता है। आप अगर मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।